पर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। निश्चित रूप से 17 मार्च का जो एग्जाम है, 17 मार्च की जो परीक्षा है, आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। बहुत हल्के मत लीजिएगा। जिस तरह से माहौल है, अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए अच्छी तरह से पढ़िएगा। राजव्यवस्था के जो कुछ प्रश्न हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर के मैंने वीडियो बनाए हैं। उसमें एक पहला जो टॉपिक है जहां से पूछे जाने की प्रबल संभावना है, भारत का संवैधानिक विकास। कौन सा? भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, यहां से एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण 27 प्रश्न बनाए हैं और उसको मैं डिस्कशन कर दूंगा। तब आपको यह लग जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है अथवा नहीं, या कोई दिक्कत है तो आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा और जो कमी है उसको दूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो सके और एक लेवल ही मालूम पड़ सके कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मैटर आपको मिलता रहे तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। वहां पर आप शॉर्ट पेमेंट दे करके बहुत कम धनराशि में आप इन सारी सुविधाओं को ले सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिटका भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। क्या पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये 1774 में कहां बना? कलकत्ता में बना। कहां बना? कलकत्ता में बना था। और इसकी जो स्थापना है वो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुई है। रेगुलेटरी एक्ट बात करें तो इसे भारत का प्रथम लिखित कानून माना जाता है। मतलब वो ब्रिटिश शासन में एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम से जो कानून लिखा गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का विवरण दिया हुआ था। गवर्नर जनरल जो था वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और जो इसके परिषद के सदस्य थे तो वो थे बरवेल, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन। ध्यान रखना, ये गवर्नर जनरल की परिषद के क्या थे? आपके मेंबर थे, है ना। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेगुलेटरी एक्ट में किस गवर्नर जनरल का नाम लिखा था और कितने सदस्यों के नाम लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, उसमें इन पांचों का नाम आ जाएगा। यानी वारेन हेस्टिंग्स का भी नाम लिखा हुआ था, बरवेल, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन के। ठीक है, यहां पर थोड़ा चर्चा हम पिट्स इंडिया एक्ट की भी कर लेते हैं। 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया था और ध्यान में यही एक एक्ट था जिसकी वजह से ब्रिटेन में वहां की सरकार गिरी थी। एक ही ऐसा एक्ट, ऐसी एक घटना जिसके कारण ब्रिटेन में वहां की सरकार गिर गई थी, तो वो एक्ट था पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप और राजनीतिक क्रियाकलाप दोनों अलग कर दिए गए थे। तो इसके लिए एक आंसर आ जाता है, पिट्स का इंडिया एक्ट हो जाएगा। और यहां पर क्या है? कंपनी के व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे, ठीक है, और कैसे राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको अलग कर दिया गया था। व्यापारिक जो थे उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिखता था, और जो राजनीतिक है इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपका
सेक्शन क्लियर हो गया होगा। बात करें यहां पर ही अभी चार्टर एक्ट 1813, यहां पे देख लीजिएगा, ये पहला एक्ट था। चूंकि ये कहा गया था कि हर 20 साल पर एक्ट आएगा, तो 1793 के बाद ये प्रक्रिया क्लियर हो गई। तो 20 साल आपके 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में चार्टर एक्ट आया है। तो एक 20 साल का आप गैप बनाकर चलिएगा, क्योंकि इसकी अवधि 20 साल हुआ करती थी। तो चार्टर एक्ट 1813 में जब आया तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तोड़ा गया। व्यापारिक क्या तोड़ा गया? एकाधिकार, ठीक है। और इस एकाधिकार का सीधा सीधा अर्थ था कि कंपनी के पास केवल चाय और चीन के व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार पर ही केवल एकाधिकार रहा। बाकी शेष जो मटेरियल, जिन वस्तुओं का जो व्यापार था, वो अन्य यूरोपीय लोगों के लिए या ईस्ट इंडिया से अन्य लोगों के लिए क्या कर दिया गया? खुल दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कंपनी पर ये थोड़ी से करके ब्रिटिश संसद अपना कब्जा कर रही है, उस पर अपना प्रभाव बढ़ा रही है। 1813 का सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा पर 1 लाख व्यय। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय किया गया, क्या प्रावधान किया गया। साथ ही ईसाई मिशनरियों के लिए, किसके लिए? ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए गए प्रचार के लिए। यानी ईसाई मिशनरियों से कहा गया कि अब आप भारत में प्रचार कर सकते हैं। तो ये 1813 का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन कौन सा? कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया गया, शेष अन्य यूरोपीय के लिए खोल दिए गए। शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया और ईसाई मिशनरियों को क्या कर लिया गया? ईसाई मिशनरियों के लिए भारत का जो क्षेत्र है धर्म प्रचार के लिए खोल दिया गया था। 1833 की अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है 1833 का, क्योंकि देखो 1813 में तो चाय और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया का ही एकाधिकार था, लेकिन ये भी अधिकार छीन लिया गया ईस्ट इंडिया से। यानी चाय प्लस चीन, ठीक है, चाय और जो चीन है इसका भी जो व्यापार है इसका एकाधिकार छीन लिया गया 1833 में। 1833 में ही एक इसकी धारा थी 87, और धारा 87 के तहत यह कहा गया कि धर्म जाति मूल वंश के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। अर्थात कंपनी के कर्मचारियों को भर्ती करने में, है ना, हम धर्म जाति नस्ल के आधार पर भेद नहीं करेंगे। इससे यह कहा जा सकता है कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीयों की भागीदारी आरंभ मानी जाती है या उनका हिस्सा मिलना माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चारों के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन कथनों को अगर हम बात करें बच्चों तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये तो कथन आपका सत्य है। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, ये तो अब मैंने आपको पढ़ा दिया था। और इसमें जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य जो न्यायाधीश थे, वो तो लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन है? लॉर्ड एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश थे वो लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स। ये 3 जो थे वो अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो केवल क्या पूछा है, सही उत्तर कौन सा है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा तो गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। मुझे आशा है कि आप इन बात को समझ रहे होंगे, इन पॉइंटों को आप अच्छी तरह से याद भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 3 की तरफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें सूची भी रखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आरओ और एआरओ में जिस तरह से आयोग ने अपने तेवर दिखाए हैं उसका प्रभाव पीसीएस में जरूर दिखाई देगा। और ध्यान रखिएगा, वैसे भी अपने जो यूपीपीसीएस है वो अपना छोटा भाई हमेशा यूपीएससी का मानता है, तो वो यूपीएससी के पैटर्न पे ही अपने आप को बदल रहा है। अगर आप नहीं बदले, आपने अपनी रणनीति नहीं बदली, टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन नहीं किया कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह दुखद घटना हो सकती है और एक झटका भी आपको लग सकता है। इसलिए जिस तरह से पेपर को डिजाइन किया जा रहा है
उसी तरह की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि वही आपको टच मिले, और इसके साथ साथ आपको वो प्रश्न मिल भी सकते हैं, ऐसा मैंने इसमें डिजाइन किया हुआ है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मैं फंसा दूं। यहां देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है, तो देखिए मैं बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था, और पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। तो इसका जो ऑप्शन क्या है आपका 2 हो गया, तो हम लिख देते हैं ए। इसी तरह से जिसमें हल करता हूं वैसे आप करिए। ए का क्या हो गया 2 हो गया, बी, सी और डी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किससे हुई है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई है, तो बी का हो गया 1। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, देखिए ब्रिटिश जो या ईसाई मिशनरी थी, इन्हें भारत में प्रचार करने की जो अनुमति दी गई थी, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई थी, मैंने भी बताया भी है। तो इसका सीधा आपका 3 ही हो जाएगा, और फिर तो ये आपका डी हो जाएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में की गई थी। ठीक है, तो 4 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 4। कहां पर है 2, 1, 3, 4, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये विधि सदस्य। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1833 में आया था, और पहला जो विधि सदस्य था वो लॉर्ड मैकाले था। क्या था, लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 की तरफ चले। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, यहां से पूछा जा सकता है। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए था, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था उसमें। किसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान वार्षिक। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये जो 1 लाख रुपए किसकी सिफारिश पर और किसके अनुमोदन पर खत्म किया जाना था, वो उस कमेटी का नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और इसका जो अध्यक्ष था वो भी लॉर्ड मैकाले था। ध्यान रखना, बहुत दुर्लभ क्वेश्चन है, आप तक आना पहुंचना चाहिए। और इस कमेटी में 10 सदस्य थे। प्राच्यवाद और आंग्लवाद, ध्यान रखना, जो शिक्षा की लैंग्वेज क्या हो, क्या पढ़ाया जाए, इसके लिए 2 गुट बट गए थे भारत में। एक था प्राच्यवाद और एक था आंग्लविद। प्राच्यविद वो थे जो भारत के पुराने ग्रंथ, धर्म ग्रंथों के आधार पर शिक्षा देना चाहते थे, जबकि आंग्लविद जो थे जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाहते थे। इसका जो प्रिंसेप एसटी प्रिंसेप थे, ठीक है, जिन्हें आंग्लविद कहा जाता है, और इसमें ट्रेवनियर और भी लोग हैं, लेकिन मैं साउंड नॉलेज बता दिया है कि जो ट्रेवनियर है वो प्राच्यविद है, और आंग्लविद कौन है, एसटी प्रिंसेप है। ठीक है, तो देखो ये तीनों आपके किससे संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। तो तीनों सही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 चले। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो मैंने भी ये बताया था, वो था आपका आंसर 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके शेष वस्तुओं का जो व्यापार है वो अन्य लोगों को खोल दिया गया था। इससे यह भी बात होती है कि कंपनी का एकाधिकार कब खत्म किया गया, तो 1813 में किया गया, और पूरी तरह से 1833 में हो जाता है। अब 1833 के चार्टर एक्ट की हम बात कर लेते हैं, तो यहां से और क्या क्या आया। 1833 को आपको पढ़ना जरूरी है ना। इसमें विधि सदस्य, गवर्नर जनरल के पास एक विधि सदस्य की नियुक्ति का विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान आया, और लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, 1853 की हम बात करें तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है ये कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रतियोगी परीक्षा, कि अब कंपनी में जो लोग हैं वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आएंगे। किसके? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आएंगे। इस बात का उल्लेख 1853 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। 1873 का चार्टर अधिनियम तो कोई खास नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ये वाला सी ऑप्शन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका फैक्ट याद होना चाहिए। इसका आंसर तो मैंने पहले बता दिया था कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो कौन सा है आपका 1813 का। ध्यान रखिएगा, बाकी शेष मैंने अन्य चीज पढ़ाई है। प्रश्न संख्या 6 की हम बात कर लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1813, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है, इसने चाय और चीन को छोड़ करके शेष पर एकाधिकार खत्म कर दिया था। इस कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। वेरी गुड, ये भी सही बात है ना। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये आपका जो कथन है वो गलत है। क्यों गलत है उसका बात बता देता हूं आपको कि ये जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में जो रेवेन्यू आया वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके 1 और 2 सही होंगे। इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत लोग बकलोली से या हल्का स्टडी कराते हैं, तो देखिए वो आपको लग सकता है कि आप उनके वीडियो देख करके या उनके मैटर को देख करके पास हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यूपीएससी और पीसीएस ने कोचिंगों की ऐसी तैसी करके रखी हुई है, आपको अब रेफरेंस बुक पढ़ना ज्यादा जरूरी होगा, है ना। यानी आपको कोचिंग के नोट्स प्लस रेफरेंस बुक दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जब भी मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बिहेवियर पर ज्यादा विश्वास रखता हूं और मैंने लगातार 22 साल बच्चों को कैरियर की एक दिशा तय करने में मदद की है। अब तक शायद ही कोई बच्चा हो जो असफल हुआ हो, जहां तक मन आया कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलेक्ट जरूर हुआ है, और अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो वो अपने अच्छे बिजनेस में कामयाब भी हुआ है ना। तो ये बात को आपको समझने की जरूरत है कि आपको आपके अलावा कोई पास नहीं करा सकता है ना। और ये नहीं है कि मैं मोटिवेशन के नाम पे कुछ बकलोली बोल दूं, मेरे ये आदत नहीं है। इसलिए आप मेरे वीडियो पर आप देखते होंगे कि मैं टू द पॉइंट ही ज्यादा बात करता हूं, और मोटिवेशन क्लास मोटिवेशन में होना चाहिए, है ना। लोगों के जो वीडियो है वो वैसे अन्य जैसे पड़े रहते हैं और टॉपिक के बहुत कम होते हैं। तो हमेशा आप वही वीडियो देखने चाहिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और मानक के अकॉर्डिंग हो, है ना। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ए है। ये तो आंसर हो गया। पहले मैं आपको बता देता हूं क्यों है, अब इससे बात कर लेते हैं। तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87 थी। कौन सी धारा? 87 में। और इसमें यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भर्ती होंगी उसमें धर्म, जाति, जन्मस्थान, नस्ल के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। यह धारा 87 बताती है कि प्रशासन में आपके भी हिस्सा लेना संभव हो गया था। ठीक है, ये तो बात हुई है। 1833 में एक और पॉइंट था कि चाय और चीन के व्यापार का एकाधिकार भी खत्म कर दिया गया। एकाधिकार भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये 2 के रेफरेंस में आपको ये 1833 का एक्ट जरूर याद रहना चाहिए। साथ ही 1833 में के बाद में 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र शिक्षा का आया है। मैकाले घोषणा पत्र, और ये इसका संबंध किससे था? इसका संबंध आपका शिक्षा से था, और शिक्षा में भाषा के लिए इसने सिफारिश की थी अंग्रेजी की। एक तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के पास में एक विधि सदस्य जरूर होना चाहिए। तो इसका प्रावधान 1833 के एक्ट में किया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब देखिए 53 की बात है। तो मैंने बताया था 53 में तो आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान 1853 में किया गया था। 1858 की हम बात कर लें, क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई। अब जब क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, और 1858 का फिर आया भारत सरकार अधिनियम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत अब ब्रिटिश जो क्राउन था
ब्रिटिश जो राज्य था, राजा था, ब्रिटिश क्राउन, ये भारत का मालिक हो गया और गवर्नर जनरल का जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ये 1858 की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर। इसे नवंबर 1858 में इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहां पर पढ़ा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कहां पढ़ा गया था? ये आपका तत्कालीन इलाहाबाद और वर्तमान के कहां पर, प्रयागराज में इसको पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। साथ ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि इस पर चर्चा किए बिना आप इस पूरे कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया, ये उदार निरंकुशता का अधिनियम था। ये कई बार प्रश्न आया है कि उदार निरंकुशता का अधिनियम किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। ठीक है, इसमें इसी एक्ट के तहत कुछ अधिनियम आए हैं। पहली बात तो भारत में बजट की शुरुआत हुई 1861 में, विल्सन के द्वारा यह पेश हुआ था, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाएंगे। साथ ही यहां पर असैनिक सेवा, यानी भारतीय असैनिक सेवा, कौन सा? भारतीय असैनिक सेवा। ठीक है, अधिनियम ये कब आया? 1861 में आया था। इसी के साथ में आया उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट अधिनियम 1861। 1861 आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। 1861 में इतना मतलब पॉइंट्स आए थे। गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई थी कि वो जो परिषद है उसकी बातों को इग्नोर कर सकता था। ये 1861 में आया। 1861 में ही विभागीय प्रणाली स्टार्ट हुई। क्या हुई? विभागीय प्रणाली। यहां से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विभागीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली, इसकी मतलब इसको आरंभ किया गया और गवर्नर जनरल को, मतलब उस वक्त तो वायसराय हो गया, वायसराय को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। यह 1861 का था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो पूछे जा सकते हैं 1861 से। एक और पॉइंट था, गवर्नर यानी वायसराय को नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया। नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, मुझे लगता है अब आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। प्रश्न संख्या हम चले 8 की ओर। 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बजट पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। 1861 के बारे में बता चुका हूं। 1892 में क्या हुआ था? बजट पर क्या है? बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन दो बातें आप ध्यान रखिएगा जब ये प्रश्न आता है तब। बजट पर वो क्या कर सकते? बहस कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। मतदान नहीं कर सकते थे, विधेयकों पर चर्चा पर मतदान नहीं कर सकते थे। लेकिन एक और खासियत थी, यहां से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ हुई। यह बात आप समझ लीजिएगा, यह आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? प्रश्न संख्या 9 है। क्या कह रहा है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मामले मिंटो सुधार 1909 में। और इसमें मुस्लिमों को क्या है? पृथक निर्वाचन दिया गया था।
देखो इसके पीछे उनकी एक और बड़ी साजिश थी कि बंगाल को नहीं है दो भागों में डिवाइड करना। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर दिया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये फिर 1909 किसका परिणाम था? बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिम एकता को दूर करना, है ना। दूसरा 1906 में इन्होंने क्या बनवाई? मुस्लिम लीग बनवाई ताकि कांग्रेस का विरोध करवाया जा सके, 1906। और बाद में फिर 1909 में मुस्लिमों को क्या कर दिया? पृथक निर्वाचन दे दिया था। ठीक है, 1909 की बात कर रहा हूं मैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में है। कहा है? 1919 में है। और इसे कहते हैं, ये अगस्त घोषणा, मतलब 20 अगस्त 1917 को, बहुत महत्वपूर्ण है। 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुई। इसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी। उसके बाद में ये आपका वो आया था एक्ट 1919 में। ठीक है, भारत अधिनियम 1935 की हम बात करें तो 1935 का जो अधिनियम था वो अंतिम अधिनियम था, प्लस सबसे बड़ा था। क्या था? सबसे बड़ा अधिनियम था। और ये अखिल भारतीय स्वरूप के लिए आया था, अखिल भारतीय संघ के लिए आया था। किसके लिए? अखिल भारतीय संघ के लिए आया था। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। बाकी और भी इसकी चर्चा करता रहूंगा, तो धीमे धीमे सारा पूरे लगभग इस टॉपिक का सार आपको इन 27 प्रश्न में ही मिल जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कि आपका कोई प्रश्न गलत होगा, या आपसे गलत मतलब संभावना भी बनेगी कि गलत हो जाए, अगर आपने ये ईमानदारी से वीडियो देखा है तो। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ध्यान, ये फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। अगर ये संघीय न्यायालय और फेडरल कोर्ट की बात करें तो इसका जो राइट आंसर 1935 में होगा, वो 37 में होगा। ठीक है, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आया था, बना था 1937 में। फेडरल कोर्ट कहां बना था? दिल्ली में बना था। ठीक है, और मॉरिस गुएर, कौन से? मॉरिस गुएर इसके पहले चीफ जस्टिस थे। ध्यान रखना, फेडरल कोर्ट के पहले जज जो हैं वो मॉरिस गुएर हैं। और यही फेडरल कोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट बदल गया। जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट से ही उसका निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ध्यान रखना, केंद्र में पूछा है। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो देखिए ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अब यहां बहुत ज्यादा बच्चे गलत कर सकते हैं। क्या गलत कर सकते हैं उनको मुझे बताना जरूरी है, आपसे वो गलती ना हो। 1909 में क्या हुआ? सॉरी 1919 में इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली आपको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आप गलत ना हो। हाँ, दोबारा ही बना देते हैं इसको। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ था? इसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। किसकी? उत्तरदायी शासन जैसा एक वर्ड आया। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। कहां पर? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में क्या हुआ? बच्चे यहां गलती कर देते। केंद्र में क्या हुआ? यहां पर द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी। द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर केंद्र में द्वैध शासन नहीं है। क्या है? द्विसदनी व्यवस्था है। क्या? द्विसदनी। द्विसदनी भी कौन कौन सी है? राज्य परिषद और विधान परिषद, विधानसभा सॉरी। राज्य परिषद थी एक, और दूसरी था विधानसभा। आज के हिसाब से विधानसभा मत समझिएगा। ठीक है, मतलब आज इसमें जो विधानसभा है वर्तमान में वो लोकसभा है। ठीक है, ये बात की गई। और ये केंद्र पूछ रहा है, केंद्र द्वैध शासन। लेकिन जैसे ही 1935 का आया, 1935 में, तो 1935 में क्या हुआ?
प्रांतों में, कहां पर, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया है। ध्यान रखना, आया किसमें था, 1919 में प्रांतों में, खत्म किया गया 1935 में। ठीक है ना। तो साथ ही ये प्रांतों में तो खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, और यह किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, गलत मत कर देना, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहीं से प्रश्न बनेगा, ये 5 स्टार मान लीजिएगा। और जब एग्जाम हॉल में अगर फंस जाए तो एक कमेंट बॉक्स में आकर के थैंक्स जरूर बोल दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेता हूं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 की बात कर रहा है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। वेरी गुड, मैंने बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन आया, ये कथन आपका सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, यही गलत हो गया, क्योंकि ये 1909 में आया था पृथक निर्वाचन। ठीक है, 1919 में तो जो आया है वो किसके लिए आया है? सिखों के लिए आया, और ईसाइयों के लिए आया, और किसके लिए आया? एंग्लो इंडियन के लिए आया। ठीक है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो 1909 में आया, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, बिल्कुल ये सही बात है। तो आपका 1 और 3 सही है। आंसर देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चले। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? देखो, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पर कुछ नए पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 24 मार्च को, कब? 24 मार्च 1946 को ये भारत में आया था। चूंकि इसमें 3 सदस्य थे, और तीनों क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, इसीलिए इसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। और भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था। तो 24 मार्च 1946 को ये भारत में आया है। अब इसमें से 3 लोग कौन कौन से हैं? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे कौन है आपके पैथिक लॉरेंस के बाद में? AB अलेक्जेंडर, ठीक है, पैथिक, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे वो बार कमेटी, यानी जो विश्व युद्ध चल रहा था उस कमेटी के मेंबर थे। व्यापारिक कमेटी के भी मेंबर थे, ये 2 के मेंबर थे। AB अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे, और पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। यह भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में कौन अध्यक्ष था? तो वो है पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन कब आया? इसकी घोषणा हुई थी 1927 में। 1927 में घोषणा आई थी। 1928 में ये 2 बार भारत में आया। ठीक है, इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है, ये 1928 में आया था, और इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। 7 मेंबर थे, और इसके जो साइमन अध्यक्ष थे, वो लिबरल पार्टी के थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया था। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, पूरी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, और इसी के उपलक्ष्य में फिर उन पर लाठीचार्ज हो गया था लाला लाजपत राय पर, और उनकी क्या हो गई? हत्या हो गई थी, एक तरह से मतलब मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां से पूछे जा सकते हैं।
प्रश्न संख्या 14 की बात करें कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो देखिए द्विसदनी कब बनाई गई है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी, तो यह बनाई गई थी 1919 में। ठीक है, मैंने बताया था ना वो वाला दो सदनी बनाए थे। तो ये पूछा जाए कि द्विसदनी कब बनाएगी भारतीय विधान पालिका, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। बाकी 1892 में आपको पढ़ा चुका हूं, 1909 आपको पढ़ा चुका हूं, 1935 में काफी कुछ पॉइंट बता चुका हूं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। देखिए एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष का प्रावधान नहीं था, तो इसलिए ये प्रश्न जो ये पॉइंट है वो आपका गलत हो जाएगा। हालांकि देखिए महिलाओं के लिए मताधिकार की तो दिया गया था, लेकिन यह बाध्यता नहीं थी, 21 वर्ष नहीं था, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षण दिया गया था, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है ठीक है वही आपका सही है, ठीक है, और ये वाला आपका गलत है। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की तरफ चले तो देखेंगे क्या कह रहा है भैया। 16 भैया, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिविल सेवा की बात मैं कर रहा हूं ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए 1926 में फिर लोक सेवा आयोग बना था। क्या बना था? लोक सेवा आयोग बना था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, बिल्कुल ये सही बात है। तो दोनों कथन इसके क्या है? सही है, तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करें 17वां, केंद्रीय विधानसभाओं के लिए निम्नांकित में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इतना कंफ्यूजन वाला है कि बहुत से अच्छे बीच में गलत कर जाते हैं। ध्यान, 1926 और 1945 ये दोनों जो थे वो 1919 के अधिनियम के तहत हुए थे, और 1935 के तहत हुआ था 1937 में चुनाव 11 प्रांतों में। कहां पर? 11 प्रांतों में। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो ऑप्शन है 1937 का चुनाव 1935 के बाद हुआ। तो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि 1945 वाला भी हुआ हो, लेकिन नहीं, 1945 का जो हुआ था वो 1919 के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, ये गलती मत करिएगा, बहुत स्टैंडर्ड ये प्रश्न है। अब देखो यहां इसको ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो, क्योंकि ऑप्शन में मुझे लगता है मैं कुछ गड़बड़ लिख गया हूं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? ए और सी। ए और सी कहां है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 18, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अभी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे, इसका राइट आंसर है अंतिम निर्वाचन जो हुआ है वो आपका 1945 में हुआ है। राष्ट्रपति को की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो बच्चों यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इसका राइट आंसर तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की जो शक्ति है वो 1935 में ही आपको मिल जाती है। लेकिन अगर गवर्नर जनरल की बात कर ले तो इसका आंसर 1861 हो जाएगा। अगर वहां पर 1800 गवर्नर जनरल लिखा हो तो इसका आंसर 1861 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1947, ध्यान रखना ये ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटिश संसद है ना, वहां पर यह पारित किया गया था, और आर्टिकल 395 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या हम 20 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? देखिए संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आया था। तो देखिए संवैधानिक निरंकुशता का आंसर आ जाए तो आपका क्या हो जाता है? आंसर 1935 का हो जाता है। लेकिन अगर मैं उदार निरंकुशता की बात करूं, उदार निरंकुशता का सिद्धांत, उदार निरंकुशता का जो सिद्धांत है बच्चों, तब आपका
1861 का अधिनियम हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1861 हो जाएगा, गलत मत करिएगा। निश्चित रूप से आप इस क्लास का आनंद लेंगे और इसे पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद में लगभग फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो फिर पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो। टाप के आना, ढंग से लगा के आना आंसर को। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? सीधा भारत सरकार अधिनियम 1935। कोई जो सोचा नहीं है, एक ही आंसर है इसका, 1935 है। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तैयार रहना, इसके लिए अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई है। ये 22 का आंसर होगा। 23 की तरफ चले, क्वेश्चन संख्या 23 के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ध्यान रखना, लिखित संविधान की बात तो 1935 वाले संविधान में नहीं की गई थी, यही आपका आंसर है। बाकी ये तीनों विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि बात की गई थी। एक संघ की योजना के लिए 1935 आया ही था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन की बात इसमें की ही गई थी, इसलिए ये तीन तो 1935 से संगत रखते हैं, लेकिन ऊपर वाला असंगत है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ चले। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इससे भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। देखिए, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की हम बात करें तो यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि इससे 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। लेकिन हम इसके और बात कर लेते हैं। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं, उसके लिए 1947 का अलग अधिनियम आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, ध्यान रख लेना। साथ ही इसमें भारत का विभाजन उल्लेखित है नहीं, यह माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था और ये आपका 1947 में भी उल्लेखित था। यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भी इसका विभाजन का उल्लेख किया गया था और माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। ये दो चीजें हैं जिसके तहत भारत का विभाजन उल्लेख मिलता है। ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई हुई थी। प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो देखिए, बर्मा हुआ है हमारा 1935 से अलग हुआ था, ध्यान रखना। क्या हुआ? और सर जो बीएन राव है, बीएन राव, ये इन्होंने बर्मा के संविधान यानी बर्मा के संविधान को बनाने में भी हेल्प की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, प्रांतों का द्वैत शासन लागू किया गया और केंद्र में द्वैत शासन समाप्त किया गया। ध्यान रखना, यह प्रश्न पूरे इस आज के सेशन की जान है। अगर आप इसको हल नहीं कर पाए, इसके मर्म को नहीं पकड़ पाए, तो निश्चित रूप से समझ लीजिएगा कि ये एक्ट से संबंधित आपके जो पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। इतिहास की दृष्टि में जाए तो आपके पास यहां के लिए 1793 का आपको एक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि 1793 में यह कहा गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और इसके का जो वेतन था, इसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। कहां से? भारतीय राजस्व से दिया जाता था। 1919 में, ठीक है, ओ सॉरी, एक चीज छूट गई, वो बताना बहुत जरूरी है। अब 1857 की क्रांति हो गई और 1858 का क्या आ गया? अधिनियम आ गया, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 58 में है। और इसके द्वारा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया और यहां बना दिया गया भारत सचिव, भारत सचिव और उसकी परिषद, ठीक है। प्रश्न में क्या दे रखा है? भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। यह जो प्रोविजंस आया वो आया आपका 1919 में, 1935 में नहीं आया है। कहा है? 1919 में आया है। क्लियर? तो यह पॉइंट आपका गलत हो गया।
प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। 1935 में तो प्रांतों में द्वैत शासन खत्म किया गया था, तो यह भी गलत हो गया। केंद्र में द्वैत शासन समाप्त किया गया, नहीं, 1935 में नहीं, केंद्र में द्वैत शासन इसमें समाप्त नहीं था, लागू किया गया था। इसलिए यह भी पॉइंट आपका गलत हो गया। तीनों के तीनों पॉइंट आपके गलत हो गए हैं। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को दोबारा देखिएगा। 1919 मैंने कहां समझाया, 1935 कहां समझाया है, द्वैत शासन को कहां समझाया है, तब जाके क्लियर होगा। कष्ट उठाना पड़ेगा, किताब उठानी पड़ेगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, उपयुक्त सभी कथन कैसे असत्य है। प्रश्न संख्या 26, और मैंने कहा कि ये अंतिम मेरा ये प्रश्न है, जहां से आपको एक बेसिक समझ, एक बेसिक आइडिया प्राप्त हो जाएगा कि आपने सेशन का आनंद लिया है अथवा नहीं। बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, प्रश्न का स्तर कैसा लगा, और क्या आपको इसे देखने के बाद फंडामेंटल क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर आपके अंदर ये लगता है कि हाँ कुछ चीजें आपसे छूटी हैं, तो आप जाइए घर पे और आराम से रेफरेंस बुक उठाइए और पढ़िएगा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित कौन सा कथन असत्य असत्य पूछा है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, वेरी गुड, ये सही था। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, ये भी सही था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, नहीं, ये 1935 के द्वारा है। यही पॉइंट गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 27 प्रश्नों में पूरा का पूरा चैप्टर समेटा हुआ है, जो कि एक्ट से संबंधित था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कौन से चार्टर एक्ट थे और भारत सरकार अधिनियम से क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। निश्चित रूप से आपने इस सेशन का आनंद लिया होगा। अगर वीडियो ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोर्स खरीदना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, जाइए, मुस्कुराइए, थोड़ा सा लिटिल अमाउंट पेमेंट कीजिएगा और इस सेशन का आनंद लीजिएगा पूरे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, पहले बात तो वो जो घंटी वाला जो बटन है वो बहुत दबाना जरूरी है, क्योंकि उसकी बजती हुई घंटी आपके भाग्य के नहीं, कैरियर के निर्धारण में अहम भूमिका अदा करेगी। धन्यवाद।